Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Yes, Afternoon, ma'am. good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. So, let's continue our chapter. Which page? Yes, ma'am. 24. वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना? वैक्सीनेशन. Yes, ma'am. ये वाला हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने थे क्या हमें? पैथोजेंस पढ़ Ma'am, लिया था page हमने, number. यस मैम। है ना? ये वाली टेबल डिस्कस करनी थी हमें. Yes, So, ma'am. yesterday we have studied about pathogens and पैथोजन के बारे में सबको पता चल गया क्या? क्या हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं पैथोजन को? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं. ओके. Okay, ma'am. और हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीन जो लगाई जाती है किसी भी डिजीज़ की, तो उसमें वीक जो माइक्रोब्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर, डिजीज पर्सन के अंदर या फिर कोई हेल्दी पर्सन है उसके अंदर, ताकि कि उसके अंदर इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज डेवलप हो मैम एंटीबॉडीज डेवलप हो सके। हाँ, एंटीबॉडीज डेवलप हो सके और ताकि फ्यूचर में अगर उसको कोई भी बीमारी होती है तो वो एंटीबॉडीज उस बीमारी से लड़ने के लिए, उन माइक्रोब्स से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगी, है ना, इजीली लड़ पाएगी. अब यहाँ पर ये जो टेबल है, यहाँ पर देखिए ह्यूमन डिजीज, यहाँ पर इस वाली साइड में दे रखी है ह्यूमन डिजीजेस के नेम दे रखे हैं सारे, है ना. और ये डिजीज किससे होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ये लिखा हुआ है. और सेकंड है कि थर्ड वन है कि कौन सा मोड है ट्रांसमिशन का, मतलब किसके थ्रू फैलती है. जैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करता है. हाँ, एयर के थ्रू फैलती है या कांटेक्ट से, वाटर से, फूड से, किस तरह से फैलती है. और नेक्स्ट है कि हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिजीजेस को, किसी भी हेल्दी पर्सन को बीमार करने से कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया से होता है, एयर के थ्रू फैलता है. एंड सेकंड है मीजल्स, वायरस के थ्रू, और ये भी सेम एयर कांटेक्ट से. चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी वायरसेस से ही फैलते हैं, एयर कांटेक्ट, और यहाँ पर एयर और वाटर दोनों से, पोलियो जो है. अब इसके मेजर्स क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. अगर किसी हेल्दी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है, इनमें से कोई सी भी बीमारी, तो पेशेंट को क्या रखना है? बिल्कुल आइसोलेशन में रखना है, अलग रखना है बाकी हेल्दी पर्सन से. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. और सही एज पे जो वैक्सीन लगनी चाहिए वो लगवा लेनी चाहिए, ताकि कि वो जो पर्सन है वो बाद में जाकर बीमार ना पड़े. और इसके लिए क्या है कि क्योंकि वैक्सीन, ये जो बीमारियां हैं वो एयर, वाटर और कांटेक्ट से फैलती है, तो इसलिए पेशेंट को जो बीमार हो चुका है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, और उसकी जो चीज़ें हैं उनको भी अलग रखा जाता है, कोई और ना यूज़ करें उस बीमार व्यक्ति की चीज़ों को. नेक्स्ट है कॉलेरा और टाइफाइड, दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं और ये वाटर और फूड के थ्रू फैलते हैं. अगर हम वाटर का इंटेक करते हैं, फूड कॉन्टेमिनेटेड जो वाटर है उसका यूज़ करते हैं या फूड का, तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन, तो इसके अंदर क्या है? पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और गुड सैनिटरी हैबिट्स हमें फॉलो करनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट है कि हमें जो फूड है वो अच्छे से पका हुआ खाना हमें कंज्यूम करना है, क्योंकि फूड के थ्रू भी हमारे अंदर ये बैक्टीरिया वगैरह जा सकते हैं. और कौन सा वाटर पीना है?
बॉइल्ड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। ठीक है, बॉइल्ड वाटर। और वैक्सीनेशन लगवाना है कॉलेरा का, टाइफाइड का, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? वायरस से। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। और हेपेटाइटिस ए फैलता है वाटर इनटेक से, कंटेमिनेटेड वाटर से, और ये मॉस्किटोज से, मलेरिया, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए जो है वो हम किस तरह से इससे दूर रह सकते हैं? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। इसके दो ही मेजर्स हैं। एक तो हम पानी जो है बॉईल करके पिए, क्योंकि पानी के थ्रू फैल रहा है ये, तो पानी हमारा जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है ना, कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हम उसको ड्रिंक जो वाटर है वो बॉईल करके हम यूज़ करेंगे। और इसका सेकंड ऑप्शन है वैक्सीनेशन लगवाना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? मलेरिया जो है मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए, ताकि कि मच्छर हमें ना काटे और हमें ये बीमारी ना हो। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। और दूसरा ऑप्शन जो इसका कारण क्या था मलेरिया फैलने का, कि पानी भर जाना, है ना, गड्ढों वगैरह में पानी भर जाना, और फिर उसमें क्या होते हैं, ये मच्छर ब्रीड करते हैं, और फिर इस वजह से उसके थ्रू हमारे जो मच्छर हमें काटते हैं तो हमें मलेरिया और डेंगू फैलता है। तो अगर हम पानी भरा हुआ ही नहीं रखेंगे, है ना, पानी भरा होने के बाद क्या है, जैसे कि बारिश का मौसम है तो गड्ढे वगैरह पानी के भरे रहते हैं, या कूलर वगैरह में पानी भरा रहता है, या कोई टब या बाल्टी छत के ऊपर पड़ा है, या कहीं पे ग्राउंड में पड़ा है और उसके अंदर पानी भर जाता है, तो जो साफ पानी होता है उसी के अंदर ये मॉस्किटोज, मलेरिया और डेंगू के मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, और फिर ये जब हमें काटते हैं तो हमें ये बीमारी हो जाती है। तो अगर हम हमारे आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, पानी नहीं भरा रखेंगे, और जो पानी भरने वाले बर्तन हैं जैसे गमले वगैरह होते हैं, इनको ना पानी से भरा रखें, तो हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। और मॉस्किटो रेपेलेंट्स और ये सब कुछ यूज़ करें तो भी हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. So यहाँ पर आपने ये देख ली है टेबल, है ना, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताई गई है, कॉमन डिजीज के नेम है और ये कैसे फैलती है। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, प्लांट्स में ही नहीं, लेकिन एनिमल्स में भी डिजीज फैलाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल Anthrax is dangerous human and cattle disease caused by a bacterium। तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली एंथ्रेक्स एक बीमारी है ना। एंथ्रेक्स जो है वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए और जो जानवर हैं दोनों के लिए ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलाई जाती है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और ये जो फूट और माउथ डिजीज है जो कैटल्स में होती है, मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उनके अंदर होती है, तो ये भी वायरस के थ्रू ही फैलाई जाती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया एनिमल्स में, है ना, एनिमल्स वाला पढ़ लिया कि जैसे कि हमारी फूट एंड माउथ डिजीज़ हो गई, एंथ्रेक्स हो गया, है ना, ये हमारे एंथ्रेक्स तो ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए ही हार्मफुल है, और ये फूट एंड माउथ डिजीज़ जो है कैटल्स में होती है विद एंड वायरस के थ्रू फैलता है ये, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crops. For some such plant diseases they can be controlled by the तो ये जो है हमारे पास में प्लांट्स के नेम हैं जिनके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिजीजेस फैलती है और इसके कारण इन डिजीजेस के कारण क्या होता है, इन बीमारियों के कारण जो प्लांट्स में हो जाती है, इससे जो क्रॉप की यील्ड है, क्रॉप की पैदावार है, फसल की पैदावार है, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, टेबल 2.2 में ये सारे प्लांट्स के डिजीजेस के नेम बताए गए हैं और ये कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, देखो अब यहाँ पर टेबल है, सिट्रस कैंकर, और ये बैक्टीरिया से होती है और ये एयर के थ्रू फैलती है। ठीक है, क्या है डिजीज का नेम, क्या है सिट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ वीट, ये बीमारी का नाम है जो प्लांट वीट प्लांट में होती है और ये फंगी के थ्रू फैलती है, एयर और सीड्स के थ्रू फैलती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी में फैलती है ये वायरस के थ्रू और इंसेक्ट्स इसे फैलाते हैं। ठीक है, यस मैम। एंड दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स यूज करके हम प्लांट डिजीजेस को रोक सकते हैं और इन माइक्रोब्स को मार सकते हैं। Food poisoning. Next topic is food poisoning. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. ठीक है, तो बूजो ने क्या किया, इनवाइट करा अपने फ्रेंड को, अपनी पार्टी में फ्रेंड्स को इनवाइट करा। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड की पार्टी नो मैम उसको बुलाया था। ठीक है, बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, एक पार्टी में गई है बूजो एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड्स, और वहां पर क्या खाया उसने, अलग अलग वेराइटी के फूड स्टफ उसने वहां पर खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और घर पे आते ही उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड that this condition could be due to food poisoning, तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो वॉमिटिंग हो रही है ये मे बी इसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, तो पहेली सोचने लगी कि ये जो फूड जो है वो किस तरह से पॉइजन, जहरीला कैसे हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि हमें पता है अगर फूड ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, कुक किया हुआ फूड अगर हम ज़्यादा टाइम तक बिना फ्रीज के रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण जो है अगर हम उस खराब खाने को, स्पॉइल्ड फूड को खाते हैं तो हमारे मैम वो पार्टी में गई थी किसी और की, मैम उसमें वो कोई 2-3 दिन का खाना तो रखेंगे नहीं, फिर उसको फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया। मे बी कोई जर्म्स वगैरह उसके अंदर जा सकते हैं या इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो गई हो। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि फूड स्टफ 2-3 दिन से यूज़ नहीं किया होगा वो वाला फूड स्टफ होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई जानवर वगैरह गिर गया हो खाने के अंदर जिसके कारण फूड जो है ख़राब हो गया हो, है ना। या फिर जो जैसे कि केटरिंग वगैरह वाले होते हैं तो उसने कोई ऐसा फूड वहाँ पे रख दिया हो जो कि स्पॉइल्ड हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा फूड मटेरियल यूज़ कर लिया हो जो ख़राब हो चुका हो और उसको ही कुक करके दे दिया हो पार्टी में, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that grow on our food and sometimes produce toxic substances। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं तो क्या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक मतलब जो हार्मफुल होते हैं,
है ना, जहरीले जो होते हैं ना, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, these make the food poisonous causing serious illness मतलब बीमारी, ठीक है। बीमारी। तो इससे क्या होता है कि फूड जो है वो हमारा पॉइजनस हो जाता है और फिर हमें बीमार करता है, इवन डेथ भी हो सकती है अगर हमने खराब खाना खाया है तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है। तो फूड को हमें अगर खराब नहीं होने देना है तो हमें इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर फूड, हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग हुआ हमारा, तो अगर हमें फूड पॉइजनिंग से बचना है तो हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर रीड करेंगे। In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. चैप्टर 1 में हमने फूड ग्रेन्स को किस तरह से स्टोर किया था, किस तरह से उनको इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाया था। तो वो जो प्रोसेस है ग्रेन्स का, तो उसी तरह से हमारा फूड का भी प्रिजर्वेशन होता है कि किस तरह से हम कुक्ड फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं घर पे, ठीक है। यू नो that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. अगर हमने ब्रेड को खुले में छोड़ दिया है और पैकेट से बाहर निकाल के और खुले में छोड़ दिया है, तो जब उसको मॉइस्ट कंडीशन मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करने लग जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल करना मतलब खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड emits बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो जब हमारा फूड खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, तो उसमें से बैड स्मेल, गंदी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है उसका कलर। तो इस तरह से हम देख के पता कर सकते हैं कि हमारा फूड जो है वो खराब हो गया है। अगर उसको स्मेल करके देखेंगे, अगर उसमें से गंदी स्मेल आ रही है तो दैट मीन्स आपको वो खाना नहीं खाना है, या उसका कलर चेंज हो गया है, या फिर उसका टेस्ट आपने थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया, पूरा नहीं खा के थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया, और अगर आपको गंदा सा टेस्ट लग रहा है उसका, तो आपको उसको थ्रो कर देना है, डस्टबिन में डाल देना है, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. पहेली ने क्या किया, कुछ मैंगोज खरीद के लाई, लेकिन उसने थोड़े दिनों तक उसको नहीं खाए, मैंगोज को नहीं खाया। Later she found that they were spoiled and rotten. लेकिन कुछ दिन मतलब थोड़े टाइम तक उसने नहीं खाया, तो थोड़े दिनों के बाद में क्या हो गया, खराब हो गए, सड़ गए। रोटन मीन्स सड़ गए, खराब हो गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसने देखा कि जो ग्रैंडमदर उसकी पिकल बनाती है, अचार बनाती है, वो अचार तो बहुत दिनों तक रखा रहता है, वो खराब क्यों नहीं होता लंबे समय तक, साल भर तक हम अचार को रख लेते हैं लेकिन फिर भी वो खराब नहीं होता, वो भी तो मैंगो से बनता है। मैंगो पिकल जो है, आपने मैंगो को इस तरह से रख दिया तो वो खराब हो गया, लेकिन अचार बना के जब ग्रैंड मदर ने रखा था तो वो खराब नहीं हुआ था। तो पहेली क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई, शी इज कंफ्यूज। Okay, let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तो किस तरह से हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अटैक से अपने फूड को बचा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या मेथड्स हम हमारे घरों में यूज करते हैं। उसमें नमक भी डालते हैं ना। फर्स्ट मेथड जो है हमारा है केमिकल मेथड। सो फर्स्ट मेथड है हमारा केमिकल मेथड, कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो सॉल्ट है या एडिबल ऑयल्स, एडिबल मतलब जो खाने वाले तेल हैं, ठीक है, एडिबल मीन्स जो खाने लायक जो तेल होते हैं, उनके यूज से और सॉल्ट से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते रख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पे जर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरह से इनको हम क्या बोलेंगे बताइए? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से बचा के रखते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स की जो अगर हम बात करें तो कुछ केमिकल जो प्रिजर्वेटिव्स के नेम है वो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हमारे खाने वगैरह में, ये जो फूड के पैकेट्स वगैरह आते हैं ना हमारे, उनके अंदर भी यूज किए जाते हैं ये प्रिजर्वेटिव्स, ताकि कि हमारा खाना खराब नहीं हो। नहीं तो जैसे कि कई फूड पैकेट्स जो हैं बहुत हफ्तों तक पैक रहते हैं, यूज नहीं किए जाते हैं, तो वो किस तरह से उन पैकेट्स के अंदर खाना वैसे के वैसा रहता है, खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं ये हम उसके अंदर यूज करते हैं। These are also used in jams, squashes to check their spoilage. जैम्स बनाए जाते हैं, स्क्वैशेस बनाए जाते हैं, तो इनको खराब होने से बचाने के लिए भी ये जो प्रिजर्वेटिव्स है इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स जो हमारे घरों में सॉल्ट अवेलेबल है, ठीक है, उसके यूज से भी हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। So common salt has been used to preserve meat and fish for ages. मतलब बहुत सालों तक हम मीट और फिश को प्रिजर्व करके रख सकते हैं by using common salt. Meat and fish are covered with dry salt. सूखे नमक से कवर कर दिए जाते हैं मीट और फिश को, ताकि कि उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सके। Salting is also used to preserve आंवला, रॉ मैंगोज, कच्चे जो आम होते हैं, मतलब जो कैरी जिसे हम बोलते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए टैमरिन, ठीक है, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट हम यूज करते हैं। उनके ऊपर एक कोटिंग लगा के रख दी जाती है ताकि कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर डेवलप ना हो सके। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, फर्स्ट मेथड हो गया था हमारा केमिकल मेथड, सेकंड हो गया सॉल्ट से, थर्ड हो गया शुगर से। Jams, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. तो शुगर, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस इनमें डाली जाती है। जो शुगर है वो मॉइस्चर जो कंटेंट होता है किसी भी फ्रूट्स में या फिर जो जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस हैं, इनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कम कर देता है शुगर। तो जिसके कारण जो है वो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ इसके ऊपर नहीं हो पाती है, और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल, विनेगर। ऑयल और विनेगर से किस तरह से बचा सकते हैं, है ना? तो हमारा ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। फोर्थ क्या यूज कर रहे हैं हम? ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका, ठीक है, prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. तो जो ऑयल है, विनेगर है, इनको यूज करके हम जो हमारे अचार हैं उनको खराब होने से बचा सकते हैं। उनके अंदर ऑयल और विनेगर डाला जाता है जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो उनके ऊपर ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जहां पर मॉइस्चर ना हो, एयर ना हो। क्योंकि ऑयल क्या करता है, ऑयल जो है जैसे कि आपका पिकल है, पिकल में ऑयल ऊपर ऊपर वाली लेयर पे हो जाता है और नीचे आपका पिकल होता है, तो ये एयर क्या करता है, एयर और मॉइस्चर को पिकल के अंदर जाने से रोक देता है। तो जब अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो वहां पर डेवलप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स मतलब या तो हम खाने को गर्म करके रखें या फिर उसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखें, जैसे फ्रिज में, ठीक है।
फ्रिज में रखते हैं तब भी हमारा खाना खराब नहीं होता। और जब हम जैसे दूध को हम बार बार गर्म करते हैं, जैसे किसी इंसान के पास में अगर फ्रिज नहीं है घर में, तो वो दूध को कैसे प्रिजर्व करके रखता है, उसको बार बार 2-3 गर्म करता है। हाँ, गर्मी के मौसम में उसको बार बार गर्म करना पड़ता है, ताकि कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो गर्म दूध होता है या गर्म जो खाना होता है, कभी सुना है गर्म खाना खराब हो गया हो? नो मैम। नहीं ना। नो मैम। क्योंकि जब हम गर्म करते रहते हैं खाने को बार बार, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं हो पाते हैं गर्मी के कारण। और अगर हम बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर में रख देंगे तब भी वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हमारा खाना खराब होने से बच जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व बाय आवर मदर, योर मदर, बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सारे बॉइलिंग करने से, मिल्क को बॉईल करने से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. मिल्क को पास्चराइज किया जाता है, बार बार उसको गर्म करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, इसलिए जो पैकेट में जो मिल्क होता है वो खराब नहीं होता है। पास्चराइज क्या प्रोसेस होता है? अब pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. ये जो मिल्क होता है जो हम पैकेट्स में लेके आते हैं, ये पास्चराइज्ड होता है और इसको बिना गर्म करे भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री टू फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो मिल्क को क्या किया जाता है, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री पर गरम किया जाता है, जो रॉ मिल्क होता है उसको, और फिर उसको बिल्कुल चिल्ड कर दिया जाता है और फिर उसको पैकेट्स में स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसलिए जो पैकेट में बंद जो दूध होता है उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वो खराब भी नहीं होता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। और ये जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन का, वो किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पास्चराइजेशन रखा गया उनके नाम के पीछे। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed, airtight packets to prevent the attack of microbes. जो आजकल हम पैकेट जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लाते हैं तो, और वेजिटेबल्स वगैरह भी लाते हैं, तो वो भी पैकेट्स वगैरह में आते हैं, लेकिन उनको एयर टाइट पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। उसके अंदर बिल्कुल भी एयर और मॉइस्चर नहीं रहता है पैकेट के अंदर, इसलिए वहाँ पर माइक्रोब्स नहीं ग्रो कर पाते हैं और वो बिना खराब हुए हमारे तक पहुँच जाते हैं। तो जो एयर टाइट पैकिंग होती है उसके अंदर माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, वापस से नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. Okay, figure 2.9, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gas fixed through the action of lightning. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके बारे में हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। ये लेगुमिनियस प्लांट मतलब पल्सेस, दालें जो होती हैं उन प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर और किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स तक ये नाइट्रोजन पहुंचाई जाती है। ठीक है। सो
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो लाइटनिंग के थ्रू भी होती है, जो बिजली कड़कती है उसके थ्रू भी नाइट्रोजन जो है वो अर्थ तक पहुंचती है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या रहता है, कांस्टेंट. मतलब जैसा है, कितना रहता है नाइट्रोजन, कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितना परसेंट पढ़ा है हमने, पढ़ा है क्या? 6th और 7th क्लास में पढ़ा है ना? 70%. 70 ही, 78% नहीं हाँ 70. है ना. इट इज समथिंग 78% है ना. सो नाइट्रोजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये यूज करने के बाद में भी कांस्टेंट रहता है. यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन. ये हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. ओके बस इस वाले टॉपिक में तो आपका यही था कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में हमारे अर्थ पे आती है, विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. और फिर इसके थ्रू जो पल्सेस वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी इसी के थ्रू मिलती है. और जो सॉइल है वो भी राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू ही जो नाइट्रोजन है सॉइल में अवेलेबल हो पाती है. ठीक है. सो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन साइकिल इधर से स्टार्ट हो रही है. ये हमारे नाइट्रोजन साइकिल है. सो नाइट्रोजन साइकिल आज हम यहीं तक, हमारे चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हैं, है ना. यहीं तक पढ़ेंगे आज हम चैप्टर, और कल फिर हम नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से रीड करेंगे. तो आज आपको ये जो टॉपिक है जितना हमने आज रीड कर लिया है वो आपको रिवाइज करना है अपने बुक्स से. ओके नाइट्रोजन साइकिल हम कल रीड करेंगे. ओके मैम. ओके ओके मैम. बाय मैम. ओके मैम.